नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, क्लास की करूंगा मैं शुरुआत। तो कल हमने इकोसिस्टम वाला चैप्टर हमने किया था। उससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी का। और आज हम चैप्टर करेंगे, कौन सा वाला बच्चों? भोजन वाला चैप्टर करेंगे, फूड वाला चैप्टर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आवाज़ ओके है। एक बार मुझे सिस्टम की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी ताकि ये बीच में अपने को डिस्टर्ब ना करें। तो स्वागत है प्यारे बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज का टॉपिक है फूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ये लगा के चलो, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको जो पैटर्न है जनरली, यहाँ से जो फूड वाला टॉपिक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके पैटर्न के हिसाब से आते हैं सी टेट के अंदर का जो पैटर्न है। और यही पैटर्न अब की बार आपका एच टेट भी फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन 3-4 यहाँ से आपके बनेंगे। ठीक है, तो क्लास की करेंगे शुरुआत। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है हमारे पास? जो हम भोजन करते हैं तो इनके मुख्य घटक क्या क्या हैं? हम क्या क्या खाते हैं भोजन के अंदर? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, विटामिन खाते हैं, खनिज खाते हैं, ठीक है, फाइबर हम खाते हैं जिन्हें रफेज कहते हैं हम, और साथ में हम पानी पीते हैं बच्चों। ये सब भोजन में लेते हैं। हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है। संदीप कह रहा है सर डेली क्लास करना। संदीप, पूरी कोशिश है कि डेली क्लासेस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा, ठीक है। तो कोशिश है कि बच्चों का भला हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मेरी क्लासेस काफ़ी होती हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्लासेस लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि एच टेट तक आपका लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखो, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका ईवीएस का। ईवीएस का सबसे कम सिलेबस है, ठीक है। और सबसे आसान है 30 नंबर लेना ईवीएस में। पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो पीआरटी में ही आती है, तो सबसे आसान है। तो अब देखो किससे हमें क्या क्या मिलेगा, ये आपको पता चल गया क्या क्या हम खाते हैं। अब हमें पता है बच्चों, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चों, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों? ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऊर्जा हमें मिलती है वसा से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। ज्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से। ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा का पाचन लेट में होता है, इसलिए हम वसा कम खाते हैं, ठीक है। वसा सभी को पता, फैट को वसा कहता है भाई, फैट को, है ना। तो फैट को कहते हैं, ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है। लेकिन वसा का पाचन लेट होने की वजह से हम फैट कम खाते हैं। चिकनी चीजों में जैसे घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, इसमें आपको फैट मिलेगा। फैट भी आगे जाके दो प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तो कम मिलती है, किसकी तुलना में? वसा की तुलना में। लेकिन इसका पाचन वसा से जल्दी होता है। वसा से जल्दी पाचन होगा कार्बोहाइड्रेट का। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ऊर्जा तो ज्यादा मिलेगी वसा से, लेकिन वसा का पाचन लेट होगा। इसीलिए हम ऊर्जा के लिए ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। रोटी चावल जो भी तुम खाते हो या मीठी चीजें, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों ऊर्जा देने वाले फूड हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत। मरम्मत का क्या मतलब है बच्चों? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जैसे भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस क्रिया के दौरान हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और उन कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाएं बनाने के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए आपको खाना पड़ेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है बच्चों? जो हमारी सेल डैमेज हो जाती है रोजमर्रा के कार्यों में, उनकी रिपेयरिंग करती है और नई कोशिकाएं बनाती है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो आपकी मसल्स की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना अनिवार्य है। और विटामिन का काम क्या है बच्चों? रोगों से लड़ना। विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी तो फिर आपके अंदर रोग हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ये ठीक है। तो रोगों से लड़ने का काम है किसका बच्चों? विटामिन का। उसके बाद है, अच्छा, उसके बाद कुछ विटामिन की हम बात कर लेते हैं, कुछ विटामिन के सोर्सों की बात कर लेते हैं। तो हम अलग अलग विटामिन खाते हैं, इन विटामिन के सोर्सों के नाम देखना। विटामिन ए जो होता है बच्चों, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो होता है, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? विटामिन ए का रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। हो सकता है आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले बच्चों, ठीक है। तो विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और ये आंखों के लिए जरूरी होता है।
ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग। अभी हम बात करेंगे रोगों की भी। फिलहाल देख लो किससे क्या मिलता है। विटामिन ए मिलता है आपको दूध से। दूध को संपूर्ण पोषक पोषक तत्व कहा जाता है। दूध में सब कुछ होता है। कभी भी ये क्वेश्चन आए दूध में क्या नहीं होता, तो दूध में बच्चों विटामिन सी नहीं होता। दूध में क्या नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता दूध में। ठीक है। विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए जरूरी है। अगर मैं एक व्यक्ति को जिंदगी भर दूध पिलाता रहूं तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, लेकिन उसके दांत कमजोर हो जाएंगे। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब कुछ दूध में पाया जाता है बच्चों। ठीक है। मछली का तेल, मछली के लीवर का तेल, इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है। पपीते में विटामिन ए होता है, गाजर में, आम में। जो भी फल पकने के बाद पीले पड़ जाते हैं, पकने के बाद पीले फल जो पकने के बाद पीले हो जाते हैं ना, उनमें क्या होता है बच्चों? विटामिन ए होता है। थोड़ी अंडे के अंदर भी विटामिन ए होता है, ध्यान रखना। अंडा, अंडा भी विटामिन ए का सोर्स है। अंडे में प्रोटीन तो होता ही होता है, साथ में विटामिन ए भी अंडे के अंदर पाया जाता है बच्चों। तो अंडे के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है, यह बात आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों विटामिन बी। ठीक है। विटामिन बी के कई पार्ट है, B1, B2, B3 ऐसे। तो विटामिन ए बी किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। साबुत अनाज, साबुत अनाज समझते हो? जैसे ब्राउन चावल, जौ, बाजरा। साबुत अनाज का मतलब है जैसे गेहूं आपने साबुत खा लिए। वैसे तो गेहूं हम पीस के आटा बनाते हैं, तो साबुत अनाज जो है उनमें भी बच्चों विटामिन बी होगा। विटामिन सी बच्चों खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है, मछली के यकृत के तेल से मिलता है, दूध से मिलता है। तो ये मेन है। तो विटामिन डी का मुख्य जो सोर्स है सूर्य का प्रकाश है बच्चों। तो सूर्य के प्रकाश में बैठोगे तो विटामिन डी आपको मिलेगा। तो ये विटामिन डी के सोर्स हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों विटामिन ई। विटामिन ई जो आपको मिलता है, विटामिन ई बच्चों, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं बच्चों। ये सुंदरता का विटामिन कहते हैं इसे, सुंदरता का विटामिन। किसको? विटामिन ई को। ठीक है। अगर आप विटामिन ई का सेवन लगातार करते रहोगे तो लंबे समय तक जवान रहोगे। एंटी एजिंग एजेंट होता है। तो गेहूं के बीजों का तेल में पाया जाता है, सूरजमुखी के अंदर पाया जाता है, सोयाबीन के तेल में पाया जाता है, सरसों के बीज में पाया जाता है, और मूंगफली में भी विटामिन ई पाया जाता है। ई जो है ना बच्चों, विटामिन ई, ये जनन शक्ति के लिए भी जरूरी है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन का रोग हो जाता है। महिलाओं को संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, तो महिलाओं के अंदर बांझपन का जो रोग है, इनफर्टिलिटी की जो बीमारी है, वो विटामिन ए की कमी, ई की कमी से ही होती है। तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। ठीक है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के आपको मिलता है पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा ब्रोकली, जो ग्रीन कलर की गोभी कहता हूं मैं उसको, पालक, इनमें आपका विटामिन के होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपका जो बकरी का दूध होता है उसमें विटामिन के होते हैं। अब एक बार बच्चों ये सारे विटामिनों के वैज्ञानिक नाम है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है। तो इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाने के कम चांस है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, बी का है B1 का थायमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नाइसिन, B5 का पेंटाथोनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, ये याद रखोगे आप। B12 साइनोकोबालामिन होता है बच्चों। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है। कैल्सीफेरोल याद रखना इसका नाम। तो कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। ठीक है। तो क्या याद रखोगे? विटामिन डी का एक और नाम, ये तो है ही है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल इसका नाम है, कैल्सीफेरोल, ये इसका नाम है बच्चों। उसके बाद है विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। तो इनके वैज्ञानिक नाम है, जस्ट एक बार देख लेना। ठीक है। हो सकता है आपको वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले। अब आ जाओ भाई आगे। और हमारे भोजन को क्या चाहिए? कुछ खनिज पदार्थ चाहिए। एक इंपॉर्टेंट खनिज है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, आयोडीन। आयोडीन हमें मछली से मिलता है, नमक से मिलता है, अदरक से मिलता है, पालक से मिलता है। जो भी चीज समुद्र से मिलती है उसमें आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है बच्चों, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमने सुना होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है थायराइड। तो गले में एक ग्रंथि होती है बच्चों, गले में ग्रंथि होती है, गले में एक ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड। और जब घेंगा रोग हो जाता है तो इस थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गले में ऐसे आपको फुला फुला लगेगा, इसी को घेंगा रोग कहते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन का सेवन करना पड़ता है। और आयोडीन हमें मुख्य रूप से किस में मिलता है बच्चों? नमक वगैरह में मिलता है आयोडीन। इतनी बात ओके है। तो आयोडीन भी बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और क्या है आयोडीन? एक खनिज पदार्थ है बच्चों। आयोडीन क्या है? एक खनिज पदार्थ है।
और खनिज भी बहुत सारे हमारे काम आते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, ये खनिज पदार्थ हैं बच्चों। तो अलग अलग खनिज पदार्थों का अलग अलग यूज है। तो आयोडीन का आपको याद रखना, आयोडीन की वजह से क्या होता है बच्चों, घेंगा रोग हो जाता है। उसके बाद भाई फॉस्फोरस के जो स्रोत हैं, दूध, केला, मिर्च, साबुत अनाज, ठीक है। आयरन, आयरन बहुत जरूरी है। आयरन खून बनाने में सहायता करता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है बच्चों, जो खून का पार्ट होता है। तो लीवर हो गया, पालक हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, गुड़ हो गया, केला हो गया, इनमें आयरन होता है। कैल्शियम दूध और अंडे में पाया जाता है। तो मोटी मोटी बातें हमने बता दी आपको, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, केवल सुन लो और आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ भाई कुछ और चीजें। एक हम क्या खाते हैं बच्चों, हम एक खाते हैं रफेज, जिन्हें हम आहार्य रेशे या फाइबर कहते हैं। फाइबर, फाइबर। तो ये क्या होते हैं बच्चों, फाइबर, ये खुद तो पचते नहीं है, लेकिन ये दूसरी भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो स्वतः तो अपाच्य होते हैं, अपाच्य का मतलब जो पचते नहीं, पचते नहीं है ये, किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान है। ये खुद तो पचते नहीं है, लेकिन ये भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इनको कहते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है, जैसे तुमने खीरा, मूली, जो सैलेड वगैरह खाते हो ना, तो एक तो भोजन पचाने में हेल्प करते हैं, दूसरा और ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे वेट को बैलेंस करते हैं। वेट को बैलेंस करने का मतलब है वेट कंट्रोल करते हैं हमारा, आपको मोटा नहीं होने देंगे, ये वेट को कंट्रोल करेंगे। कौन बच्चों, फाइबर। तो इसीलिए तुमने सुना होगा फाइबर खाओ, ठीक है। दलिए के अंदर फाइबर होता है। और आपका सेब हो गया, मूली हो गया, आलू, जिनको आप कच्चा खा सकते हो सैलेड के रूप में, उनके अंदर फाइबर होता है बच्चों। और क्या यूज है फाइबर, ये पानी की कमी पूरी करते हैं बच्चों, पानी की कमी, पानी की कमी पूरी करेंगे। पानी की कमी भी ये पूरी कर सकते हैं। तो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपके वेट को क्या करेंगे, ये बैलेंस करेंगे, पानी की कमी को पूरी करेंगे। इनको फाइबर कहते हैं बच्चों। तो जो हो गया, केला हो गया, सेब, मूली, आलू, प्याज, मक्का, आलू, आलू दो बार आ गया ना, इनके अंदर फाइबर होता है बच्चों, ठीक है। आलू के छिलके के अंदर भी होता है, मूंगफली के अंदर, गोभी के अंदर, टमाटर के अंदर, ठीक है। जो हम सैलेड के रूप में खाते हैं, मोस्टली उन चीजों के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है। अब पानी का काम क्या है बच्चों, पानी का बहुत सारा काम है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, और हमारे शरीर में जो हानिकारक चीजें बनती हैं पानी के द्वारा वो बाहर निकलती है, पानी के द्वारा फिल्टर होकर मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये पानी का काम है। तो यहां तक मोटी मोटी बात हमने पढ़ ली। अब चलो बच्चों आगे। अब कुछ बीमारियों के नाम यहाँ देख लो जो आपसे पूछी जा सकती है। हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग वो होते हैं बच्चों जो शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। और ज्यादातर आपसे जो हीनताजन्य रोग पूछेंगे, विटामिन की कमी से हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं, आयरन की कमी से हो सकते हैं। तो कुछ हीनताजन्य रोग आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, दुनिया भर के हैं, लेकिन आपको मेन मेन याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा बच्चों, रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को कम रोशनी में व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देता, तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रतौंधी रोग बच्चों विटामिन ए की कमी से होगा। ये एक अनुवांशिक रोग है बच्चों। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो माता पिता से संतान के अंदर चले जाते हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक है। अनुवांशिक रोग है ये, और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बच्चे को रतौंधी हो गया तो इलाज नहीं हो सकता उसका। उसके बाद है बच्चों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। इससे मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं बच्चों, और हमारे दिल पे इसका प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों, विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। मसूड़ों का ये रोग है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और ये रोग हड्डियों का है बच्चों, हड्डी कमजोर हो जाती है बच्चे की, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया भी कह सकते हो तुम, ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया, इस रोग में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ये बड़े व्यक्तियों में होता है, जैसे तुमने देखा होगा एज बढ़ने के बाद घुटनों में दर्द हो जाता है, तो यही रोग है बच्चों ये भी विटामिन डी की कमी से होगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, गॉइटर जिसे कहते हैं भाई, गॉइटर। तो हमें आयोडीन भी भोजन में लेना पड़ेगा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया इंग्लिश का वर्ड है, इसे कहते हैं खून की कमी, अरक्तता। तो अरक्तता नामक बीमारी क्या होती है, आयरन की कमी से होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो थोड़ा सा काम करते ही सांसें फूलने लग जाती हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं बच्चों, अरक्तता इसे कहते हैं। और किसकी कमी से ये होती है, ये होती है आपकी आयरन की कमी से बच्चों। उसके बाद प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां याद रखना, एक तो कवासी ऑर्कर है और एक मरासमस है बच्चों। दोनों ही छोटे बच्चों में होती है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, कवासी ऑर्कर और मरासमस।
ठीक है, तो ये आपके कुछ हीनताजन्य रोग हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, हीनताजन्य रोग का मतलब है हमारे भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी, या तो विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की, आयोडीन की, किसी न किसी की कमी से ये रोग होंगे। तो इनको क्या कहते हैं? हीनताजन्य रोग। इतनी बात ओके है। अब चलो भाई आगे। उसके बाद है बच्चों, कई बार आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। तो दो चीजों के परीक्षण के बारे में पूछा जाता है। ज्यादातर आपका स्टार्च का परीक्षण पूछा जाता है। स्टार्च क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप स्टार्च है। पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से अपना भोजन बनाते हैं और स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज में स्टार्च है? आलू के अंदर भी स्टार्च होता है। ठीक है, तो कई चीजों के अंदर स्टार्च होता है। आलू के अंदर स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है जिसे पौधे अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं? जिस भी खाद्य पदार्थ के अंदर हमें स्टार्च का पता करना हो, उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे हम। तो आयोडीन का यूज किया जाता है स्टार्च की पहचान के लिए। अगर उसका रंग डार्क ब्लू हो जाए, नीला काले का मतलब है डार्क ब्लू, डार्क ब्लू रंग हो जाएगा तो इसका मतलब उस पदार्थ के अंदर क्या है बच्चों? का स्टार्च है। तो स्टार्च की पहचान है ये। जैसे आलू सफेद कलर का होता है, आलू लो, उसमें 2-3 आयोडीन की बूंद डालो, आलू का कलर गाढ़ा नीला हो जाए, गाढ़ा नीला, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? क्या है? स्टार्च है। क्या है बच्चों? स्टार्च है। नमस्कार अमित। तो स्टार्च की पहचान है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बुक में ये मेंशन है, ईवीएस की बुक में कैसे पहचान करेंगे हम स्टार्च की, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्च की पहचान करने के लिए कौन से पदार्थ का यूज करेंगे? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की उपस्थिति में स्टार्च का कलर कैसा होता है? तो आप कहोगे गाढ़ा नीला। ठीक है, डार्क ब्लू। तो अगर किसी भी पदार्थ के अंदर स्टार्च होगा तो आयोडीन डालने पर उसका नीला कलर हो जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे इस बोतल के अंदर हमने स्टार्च ले रखा है, इसके अंदर आयोडीन की बूंदें डाली तो कलर नीला हो गया। ठीक है, अब है बच्चों प्रोटीन की पहचान कैसे करेंगे? किसी पदार्थ के अंदर प्रोटीन है, ये कैसे पता करेंगे? तो प्रोटीन की पहचान के लिए हमें दो चीजें मिलानी पड़ेंगी। ठीक है, पाउडर वाले खाद्य पदार्थ के घोल या पेस्ट पर कॉपर सल्फेट के घोल की, एक तो कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसकी तो 2 बूंद डाल दिया आपने। और कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा बच्चों। कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एक बेस है ये, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। कि घोल की 10 बूंदें डालेंगे। ठीक है, तो एक तो कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डाल दी और एक कास्टिक सोडा डाल दिया, 10 बूंद इसकी डाली। बैंगनी रंग अगर आ जाए तो प्रोटीन को बताएगा बच्चों। ठीक है, तो ये प्रोटीन की पहचान है। ज्यादातर आपसे अगर पूछा जाएगा तो स्टार्च के परीक्षण के बारे में पूछा जाएगा, स्टार्च के परीक्षण के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर अगर स्टार्च है तो आयोडीन डालो, उसके अंदर कलर हो जाएगा गाढ़ा नीला। किसी के अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिला दो तो कलर बैंगनी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, यहां तक कोई दिक्कत है? अब कुछ हम बात करेंगे बच्चों, ईवीएस की जो हमारी बुक है उनमें से क्वेश्चन, खाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो कह रहा है जो हांगकांग के लोग होते हैं वो लिंग हू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन एक डिश का नाम है बच्चों। जैसे हमने क्या बना दिया, छोले भटूरे बना दिए, अलग अलग डिश होती है ना, छोले भटूरे हो गए, इडली हो गया, वड़ा हो गया। तो इसी प्रकार हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? लिंग हू फैन। और ये लिंग हू फैन क्या किससे बना होता है? सांप से बनाते हैं ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से देश के निवासी सांप को खाते हैं? तो हांगकांग को खाते हैं, हांगकांग के लोग सांप को खाते हैं। और अगर आपसे पूछे सांप से कौन सी डिश बनती है तो लिंग हू फैन बनेगा। वैसे तो दुनिया में अरबों खरबों डिश हो सकती है, करोड़ों डिश हो सकती है, लेकिन आपसे वही पूछेगा जो आपकी ईवीएस की बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में। ठीक है, तो ये मैंने जो ईवीएस की बुक से उठाए हैं, ये बात डन है। तो हांगकांग के लोग क्या कहते हैं? लिंग हू फैन। और ये किसका बनाया जाता है बच्चों? सांप से ये बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों कश्मीर में, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? सरसों के तेल से बनी फिश। कश्मीर के लोग बच्चों फिश खाते हैं, और वो किससे बनाई जाती है? सरसों के तेल। फिश तो कई जगह खाई जाती है, लेकिन कश्मीर के लोग मुख्यतः जो फिश बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं। तो सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ के निवासी खाते हैं? तो आंसर आएगा कश्मीर के। उसके बाद आ जाओ गोवा में। ठीक है, गोवा, गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली खाई जाती है। मछली तो गोवा में भी खाई जाती है, लेकिन वो नारियल के तेल में पकाई जाती है, क्योंकि गोवा में नारियल ज्यादा होते हैं, साउथ की तरफ नारियल ज्यादा होते हैं। ठीक है,
तो नारियल के तेल से बनी मछली कौन कहाँ के लोग खाते हैं बच्चों? गोवा के लोग खाते हैं। तो गोवा के लोग नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली खाएंगे, और कश्मीर के लोग भी मछली खाएंगे, लेकिन वो मछली बनेगी सरसों के तेल से। तो सरसों के तेल की मछली खाएंगे कहाँ के लोग बच्चों? कश्मीर के लोग। ठीक है, अब आ जाओ भाई केरल में क्या खाया जाता है? केरल में नारियल की करी, करी का मतलब समझते हो ना, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म को करी कहते हैं। ठीक है, नारियल की करी में टैपियोका नामक डिश खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टैपियोका। टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग। और ये नारियल की करी बनाई जाती है, मतलब सब्जी बनाई जाती है नारियल की करी वाली, तो नारियल की करी में खाते हैं टैपियोका। तो ये आपके कुछ हैं जो खाए जाते हैं बच्चों, और ये मैंने उठाए हैं कहाँ से? ईवीएस की बुक से। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे ये। ठीक है, अब चलो आगे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीधी की सीधी क्या कर ली, उठा ली है। अब इनको देखना थोड़ा सा बच्चों, इसको देखना थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां तुम देखो क्या हो रहा है। ये ईवीएस की बुक से पेज उठाया मैंने। फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है बच्चों, फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। अब देखो कहाँ पे क्या खाया जाता है, कहाँ पे क्या खाया जाता है। सबसे पहले आया बच्चों, सबसे पहले आया उत्तर प्रदेश में। क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले भाई कचनार के फूलों की सब्जी कौन से राज्य के लोग खाते हैं, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और केरल में क्या होता है बच्चों? केरल में क्या होता है? केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो केरल में खाई जाती है केले के फूल की सब्जी बना के खाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं? कचनार के फूलों की सब्जी बनाते हैं। और केरला के लोग क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? केले के फूलों की सब्जी खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी खाते हैं। सहजन, सहजन तो अपने भी उगता है बच्चों। सहजन बहुत बढ़िया फूड माना जाता है, इसे सुपर फूड कहते हैं। तो नीचे दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के लोग किसकी सब्जी खाते हैं? सहजन के फूल की, सहजन के फूल। ठीक है, अपने यहाँ भी सहजन खाया जाता है, सब्जी बनती है सहजन की, और बहुत बढ़िया सब्जी होती है, इसे सुपर फूड कहते हैं। लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं इसमें, बहुत बढ़िया होती है सहजन के फूलों की सब्जी। तो फूलों की भी सब्जी बनती है, फूलों की सब्जी, फूलों की सब्जी। तो कौन से देश के, कौन कौन से राज्य के लोग कौन से फूल खाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है। सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है किसके अंदर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। यहां तक ओके है? ठीक है, यहां तक ठीक है ना? अब देखो भाई क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ एक अपनी ईवीएस की बुक में असम के एक त्योहार के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो माघ बिहू, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, ठीक है, किसके अनुसार? असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। माघ बिहू, एक बिहू बच्चों असम के लोग, वो बिहू तुमने एक डांस भी सुना होगा। विजिबिलिटी ओके ना, दिख रहा है ये तुम्हें? ठीक है, एक बार बताना दिख रहा है ये? एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी विजिबिलिटी चेक कर लूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं तो मैं इसकी ब्राइटनेस कम करूंगा। दिख रहा है? ठीक है, विजिबिलिटी। तो बिहू बच्चों एक असम का त्योहार है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है असमिया कैलेंडर के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है? 2 दिन का त्योहार होता है। ये पहले दिन बच्चों उरुका, पहले दिन को उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। जो 14 तारीख होगा उस दिन को कहेंगे उरुका। इस दिन क्या किया जाएगा? इस दिन एक हम लकड़ी का एक वो बनाएंगे, शेल्टर बनाएंगे। शेल्टर समझते हो ना, लकड़ी से अस्थाई शेल्टर कुछ समय के लिए बना दिया हमने। तो इस दिन क्या किया जाता है? अस्थाई शेल्टर, छप्पर बनाया जाता है लकड़ी का, जिसे भेला घर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भेला घर। और सामूहिक भोज होता है, यानी सभी लोगों को, सामूहिक भोज का मतलब क्या होता है? जैसे
पार्टी होती है तो पूरे गांव का खाना नहीं करते, तो सामूहिक भोज, सब लोग मिलके खाना खाते हैं, ठीक है। तो पहले दिन को उरुका कहते हैं, जिस दिन क्या किया जाता है, एक छप्पर बनाते हैं और छप्पर के नीचे बैठ के सामूहिक भोज किया जाता है, ठीक है। बोरा असम में उस क्या एक विशेष प्रकार के चावल बनाए जाते हैं बच्चों इस त्योहार में, उसको कहते हैं बोरा। तो बोरा नामक चावल असम में बनाए जाते हैं। असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं बच्चों। तो एक विशेष प्रकार के चावल की किस्म है जिसे बोरा कहते हैं असम के लोग, और ये पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ये चावल खाए जाते हैं असम के अंदर बच्चों, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें तो तुम्हें पता है, ये बातें भी लिखी हुई है बुक में। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाया जाता है और दिया जाता है, उसे लंगर कहते हैं। तो गुरुद्वारे में लंगर बांटा जाता है खाने के रूप में, ये भी आपको पता है। स्कूलों में बच्चों गवर्नमेंट 1 से 8वीं क्लास के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। तो मिड डे मील की जो सुविधा है, बच्चों को भी खाना दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। 1 से 8 साल के बच्चों को उसे मिड डे मील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिड डे मील। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, जल्दी जल्दी बता दो भाई। तो मेरे ख्याल से ये भी ओके है, ठीक है। अब देखो, एक एक जो जानवर है आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, स्लॉथ। स्लॉथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी ईटिंग हैबिट के ऊपर। तो स्लॉथ बच्चों बहुत ही सुस्त जानवर होता है, ठीक है। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, इन्हें कहते हैं स्लॉथ, ठीक है। ये ठीक है। तुम्हें एक बात याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा ना, तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। जो आंकड़े बुक में लिखे हैं वही आपको एज सच यूज करने हैं, इनमें बदलाव नहीं करना। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। तो अगर आपसे पूछे स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है, तो 17 ही लिखने हैं। अपनी मर्जी से नहीं, राउंड फिगर में 20 कर दो, बुक में 17 लिखा है तो 17 ही लिखना है। और कैसे सोते हैं ये? पेड़ों पे उल्टे लटक के सोते हैं भाई, 17 घंटे सोए रहते हैं, ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्ते खाकर पलते हैं भाई। जिस पेड़ पे ये रहेंगे उसी पेड़ के पत्ते खा के ये अपना जीवन बिताएंगे, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। पेड़ पे ही उल्टे लटके रहते हैं और पेड़ के पत्ते खाते हैं बच्चों ये, ठीक है। जब ये उस पेड़ से नीचे तभी उतरेंगे जब उसके सारे पत्ते खा लेंगे। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे तो ये उस पेड़ से उतरेंगे, दूसरे पेड़ पे लटक जाएंगे। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में, यानी इनका जीवन काल बता रहा, लगभग 40 साल का इनका जीवन काल होता है। ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो अपने 40 वर्ष में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमते हैं, उन्हीं के पत्ते ये खा पाते हैं बच्चों, ठीक है। ये सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी सोच आदि के लिए। तो फ्रेश होने के लिए ये सप्ताह में केवल एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो शौच करने के लिए यानी फ्रेश होने के लिए, ठीक है, शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरेंगे, और वो भी क्या, सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरेंगे। नहीं तो पेड़ पे ही रहेंगे अपने पूरे जीवन में। कितने पेड़ों पे ये बिताते हैं? 40 साल का इनका जीवन, और 8 पेड़ों पर ये अपना जीवन बिता देते हैं। आंकड़े ध्यान रखना, आंकड़ों पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एज सच आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये अब आ गई खाने की चीजें को पचने में कितना टाइम लगता है। तो एक बार जस्ट पढ़ लेना, ठीक है, एक बार जस्ट पढ़ लेना। ज्योति, जय हिंद। तो कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, उबला हुआ दूध 2 घंटे में पचेगा। अंडा जो उबला हुआ हो 3.5 घंटे में पचेगा। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में पचेगा। कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे में पचेगा, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पचेगा। ये आंकड़े भी ईवीएस की बुक से मैंने उठाए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना। अब आ जाओ भाई, एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लो, टेस्ट के बारे में। तो यहां से भी पूछ लेते हैं। तो हमारी जो जीभ है बच्चों, हमारी जो जीभ है, जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं भाई। जीभ के ऊपर दाने से होते हैं ना, उन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं। तो जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ के ऊपर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जीभ के ऊपर ये पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं। इनसे हमें टेस्ट का पता चलता है। अब जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है बच्चों, ये आगे वाला हिस्सा, यहाँ से मीठे स्वाद का पता चलता है।
तो जीभ के आगे वाले हिस्से से हमें, जो ये आगे वाला हिस्सा है जीभ का, यहाँ से मीठे स्वाद का पता चलेगा, तो आगे से मीठा। और जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा, पीछे, तो पीछे वाले हिस्से से कड़वे स्वाद का पता चलेगा। बिटर का मतलब कड़वा। तो आगे वाले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है, आगे वाले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है, और पीछे वाले हिस्से से कड़वे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद किनारे रह गए। ये जो हिस्सा है यहाँ से खट्टे स्वाद का पता चलेगा, जो ये पीले रंग का है, खट्टा स्वाद, तो खट्टे स्वाद का पता यहाँ से चलेगा। और जो ये बच गया हिस्सा, इससे नमकीन स्वाद का पता चलेगा। ठीक है, तो 4 मुख्य रूप से स्वाद होते हैं। बीच में ये जो हिस्सा है, यहाँ बीच में, यहाँ पे स्वाद कलिकाएं नहीं होती, तो यहाँ से किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं चलता। तो ये आ गया कैसे हमें स्वाद का पता चलता है बच्चों। तो कैसे हमें स्वाद का पता चलता है ये हमने बात कर ली। तो लगभग ये हमने मेन चीज़ें पढ़ ली हैं भोजन से रिलेटेड, पढ़ ली हमने मेन चीज़ें। ठीक है, मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया भी भोजन का दे दिया, और ईवीएस की बुक में से जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। अब किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो हमारे पास ये भोजन वाला जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है फूड वाला चैप्टर। उसके बाद हम आगे चलेंगे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो ये भोजन वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आपका काम क्या है, ये चैप्टर अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट वीक में कराऊंगा मैं जब पेपर आने के होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम्हारी थ्योरी कवर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन भी कुछ हम करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही होगी। वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।